अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 90 से लेके सेक्शन 93। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के बिगनिंग सेक्शन, स्टार्टिंग सेक्शन यानी सेक्शन 80 से लेके सेक्शन 89 तक डिस्कस कर लिया है। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 90 से लेके सेक्शन 93 तक। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 90 जिसका टाइटल है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। इस सेक्शन में बेसिकली कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए गए हैं कि जब एक एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस ट्रांसफ़र एसेट से जो ड्राइव होने वाली इनकम है वो कब ट्रांसफ़रर की कंसीडर की जाती है और कब ट्रांसफ़री की कंसीडर की जाती है। इस सेक्शन में बेसिकली यही पैरामीटर्स डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में कोई और बात नहीं डिस्कस की गई। तो स्टार्ट करते हुए कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी इस ऑर्डिनेंस का पर्पस क्या है, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना। उस पर्पस के मद्देनजर रखते हुए एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2 यानी इसी सेक्शन के सबसेक्शन 2 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए वेयर देयर हैज़ बीन अ रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, जब एक एसेट का को रेवोकेबल ट्रांसफ़र किया हो। अब रेवोकेबल क्या होता है? रेवोकेबल बेसिकली एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, रेवोकेबल ट्रांसफ़र या रेवोकेबल ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको ख़त्म किया जा सकता हो, जिसको रिवर्ट किया जा सकता हो। मतलब ट्रांसफ़र दोबारा उसी ट्रांसफ़र एसेट को जब अगर वो अपने पास लेकर आ सकता हो, उसने कोई ऐसी ट्रांसफ़र डीड में क्लाउज़ लिखी हुई है कि ट्रांसफ़र का जो ट्रांसफ़र किया हुआ एसेट है वो दोबारा उसको रिवर्ट बैक हो जाएगा या हो सकता है, तो उसको हम रेवोकेबल ट्रांसफ़र कहते हैं। सो कह रहे हैं कि अगर कोई एसेट रेवोकेबल ट्रांजैक्शन के तहत ट्रांसफ़र हुआ है तो जो भी इनकम इस तरह के एसेट से ड्राइव होती है वो स्टिल इनकम ट्रीट होती है ट्रांसफ़रर की, ना कि ट्रांसफ़री की। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर एक पर्सन है, उसके पास एक घर है, उसने वो घर जो है उससे रेंटल इनकम आती है। उसने वो घर दे दिया है अपने भाई को कि तुम यहाँ पर रहो। रहने के लिए उसने दे दिया है, पेपर वर्क भी उसने उसके नाम पर अ सॉरी उसने उसको वो घर रहने के लिए दे दिया है और उसने उस घर का पोसेसर उसे बना दिया है। और रेवोकेबल ट्रांसफ़र है डीड है कि उसने कहा है कि आफ्टर सम टाइम ये घर वापस मेरे पास ही आ जाएगा। अब इस अरसे के दौरान उस घर से जो रेंटल इनकम आ रही है, बेशक उसने अपने भाई को वो घर रहने के लिए दे दिया है, उसकी पोसेशन में दे दिया है कि अब ये आपने देखना है, लेकिन वहाँ से जो इनकम हासिल हो रही है, जो कि वो एसेट रेवोकेबल ट्रांज़ैक्शन के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, वो स्टिल उसके भाई की ही इनकम जिसने ट्रांसफ़र किया है कंसीडर होगी, यानी मिस्टर अली की ही होगी जो उसने मिस्टर शफ़ाक को घर दिया। तो अब यहाँ पर जो है वो वहाँ से जो रेंटल इनकम आ रही है वो मिस्टर अली ने ही अपनी रिटर्न में शो करनी है, उस पर जो टैक्स बन रहा है वो इन्होंने ही पे करना है। अब सबसेक्शन 2 है कि सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम ड्राइव बाय अ पर्सन बाय अ virtue of a transfer that is not revocable during the lifetime of the person and the transferor derive no direct or indirect benefit for such income। अब वो कह रहे हैं कि सब सेक्शन 1 की प्रोविजन ऐसी ट्रांजैक्शन ऐसी इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जो कि उस पर्सन ने यानी ट्रांसफरी ने इस ट्रांसफ़र के नतीजे में ड्राइव की, जो कि ट्रांसफ़र की नेचर रेवोकेबल भी नहीं थी और इस ट्रांसफ़री ने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन यानी मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़री ने इस ट्रांसफ़र एसेट से ट्रांसफ़रर की लाइफ टाइम में कोई इनकम ड्राइव की, उस इनकम से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर ट्रांसफ़रर का कोई बेनिफिट भी वो नहीं ले रहा और उस ट्रांजैक्शन की नेचर रेवोकेबल भी नहीं है। तो अब इस तरह की ट्रांजैक्शन के ऊपर सबसेक्शन 1 की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इनकम होगी वो अब ट्रांसफ़री की ही कंसीडर होगी, ट्रांसफ़रर की नहीं होगी। यानी कि अगर ट्रांसफ़रर अपना एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रांसफ़री के नाम पे और वो रेवोकेबल ट्रांसफ़र ट्रांज़ैक्शन भी नहीं है, मतलब उसने ये भी नहीं लिखा हुआ ट्रांसफ़र डीड में कि ये कुछ टाइम बाद कि एसेट मेरे पास ही चला जाएगा। अब चूँकि उस दौरान उसने कोई मुनाफ़ा वहाँ से उस एसेट से कमा लिया ट्रांसफ़री ने, तो वो ट्रांसफ़री की ही इनकम होगी, ट्रांसफ़रर की नहीं होगी। इसको भी एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि एक पर्सन ने अपनी लाइफ़ में ही हिबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया अपना घर अपने दूसरे भाई को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। अब उस और रेवोकेबल ट्रांज़ैक्शन भी नहीं है, उसने उसने ये भी नहीं कहा कि घर बाद में मुझे मिल जाएगा, उसने उसको गिफ्ट कर दिया।
अब उसकी लाइफ टाइम के अंदर ये ट्रांसफ़र मिस्टर ए की लाइफ टाइम में ही वहाँ पर उसने उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट पर दे दिया मिस्टर बी ने। उसे वहाँ से जो इनकम हासिल हो रही है वो मिस्टर बी की ही है, मिस्टर ए की नहीं होगी, ठीक है? आई होप ये पॉइंट समझ आ गया हो। अब सबसेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट। अच्छा, तो कह रहे हैं कि फॉर द पर्पज़ वेट अ मिनट, तो कह रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द for the purposes of this ordinance where there has been a transfer of an asset but the asset remain the property of the transferor, any income arising from the asset shall be treated as the income of the transfer. So कह रहे हैं कि अगर कोई asset ट्रांसफ़र तो कर दिया है ट्रांसफरर ने, लेकिन स्टिल वो एसेट उसके नाम पे ही है, तो जो इनकम उससे हासिल हो रही है वो स्टिल वो इनकम भी ट्रांसफरर की ही कंसीडर की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन ने अपना जो है वो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है किसी पर्सन के नाम पे, कि आप जो मतलब उसने उसको एक जस्ट एक पोसेशन दे दी है, लेकिन पेपर वर्क उसका अभी भी जो कागज़ात में है वो उस बंदे का ही नाम है, रिटेन प्रॉपर्टी रिटेन ओनरशिप में वो उसकी ही है, बस उसने उसकी पोसेशन उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दी। जैसे कि पोसेशन होती है ना कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और एक्चुअल डिलीवरी, आप जब उसमें अपने कुछ राइट्स रख के किसी चीज़ की पोसेशन किसी बंदे को दे देते हो तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाती है ना। पोसेशन की 2 टाइप्स हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर भी यही है कि उस बंदे ने अपना राइट टू ओनरशिप रखा हुआ है और बाकी उससे उसने कह दिया कि पोसेशन में उसने किसी और बंदे की दे दी। मतलब उसकी जो उसका कॉर्पस है उस प्रॉपर्टी का वो उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जो उसके अंदर उसके राइट्स थे ना ओनरशिप के वो उसने ट्रांसफ़र नहीं की, वो स्टिल उसी के नाम पे है। तो जब राइट टू ओनरशिप उस बंदे का ही है तो इनकम भी जो उससे हासिल होगी इस प्रॉपर्टी से वो उस बंदे की ही कंसीडर होगी, यानी कि ट्रांसफ़रर की ही कंसीडर होगी। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, वो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, यानी इस ऑर्डिनेंस के पर्पस को मद्देनजर रखते हुए सबसेक्शन 5 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी एसेट ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द पर्सन स्पाउस और माइनर चाइल्ड और एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन क्लाउज ए। सो वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दिया है अपनी स्पाउस को, यानी वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को या हस्बैंड ने वाइफ़ को या अपने माइनर चिल्ड्रन को या किसी दूसरे पर्सन को, इन्हीं बंदों के यानी अपने स्पाउस और माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए किसी और को उसने गार्डियन बना दिया, उसके नाम पे उसने वो एसेट लगा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस सिचुएशन में इस ट्रांसफ़र एसेट से जो इनकम हासिल हो रही है वो स्टिल ट्रांसफ़रर की ही इनकम कंसीडर की जा रही है। वो भी उसकी स्पाउस की, उसके माइनर चाइल्ड की या उस बंदे को जो उसको उसने ट्रस्टी बनाया है, इन लोगों के इनको बेनिफिशियरी बना के उनका वो ना वो एसेट डील होता है, तो ना ही उससे हासिल होने वाली इनकम उनकी ट्रांसफ़र की कंसीडर होती है, वो ट्रांसफ़रर की ही कंसीडर होती है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसने अपना कोई आप फ़र्ज़ कर लें कि एक हस्बैंड है, उसके पास एक घर है, वो उसने अपनी वाइफ़ के नाम पर वाइफ़ को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन उसके ओनरशिप स्टिल उसने अपने पास ही रखी है, तो अब जो उससे इनकम हासिल हो रही है वो उसी बंदे की ही कंसीडर होती है, जो कि उसका एक्चुअल ओनर था, वो उसकी स्पाउस की इनकम नहीं कंसीडर हो रही। अब नेक्स्ट आ जाता है शैल बी ट्रीटेड एज़ इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अच्छा, सबसेक्शन 4 शैल नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांसफर मेड फॉर एडिकेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट। वो कह रहे हैं कि अगर आपने बाकायदा प्रॉपर पैसे वसूल करके, यानी कि मुनासिब कंसिडरेशन लेके, या फिर सेपरेशन एग्रीमेंट हुआ है कि अब हम आपस में साथ में नहीं रहेंगे, इसके तहत कोई जायदाद वगैरह अपने स्पाउस को या उनके बेनिफिट के लिए किसी दूसरे बंदे को या अपने माइनर चिल्ड्रन को दी थी, तो अब जो ये ट्रांसफ़र है ये वैलिड ट्रांसफ़र है, और अब जो इस ट्रांसफ़र एसेट से जो इनकम हासिल होगी ऑब्वियसली वो उन बंदों की ही होगी, ट्रांसफ़री की, ट्रांसफ़रर की नहीं होगी। इसको भी एग्ज़ाम्पल समझ लेंगे, मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड है, उसके पास एक गाड़ी है और वो उसे बेचना चाहता है। अब उसकी वाइफ़ जो है वो उसे कहती है कि जो तुमने बाहर किसी को बेचना है वो तुम मुझे ही सेल आउट कर दो और मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे देती हूँ। अब अगर उसने उसको पैसे दे दिए तो वो एडिकेट कंसिडरेशन थी,
बाकायदा उसने पैसे लेके उससे चीज़ खरीदी है। तो अब ये जो एसेट ट्रांसफ़र हुआ है वो ऑफ़िशियली तौर पर वैलिड ट्रांसफ़र है, उसकी वाइफ़ का एसेट है। और अगर वो उस गाड़ी को आगे रेंट पे दे देती है कि इससे जो इनकम जिस तरह की गाड़ियाँ लीज़ पर दे दी जाती हैं, वो आगे किसी को दे देती है, जो इससे इनकम हासिल होती है, उसकी वाइफ़ की ही इनकम होगी, वो उसके हस्बैंड की इनकम नहीं कंसीडर होगी। इसको एक दूसरी एग्ज़ाम्पल समझते हैं, मिसाल के तौर पर हस्बैंड के पास कोई घर है और वो सेल आउट करना चाहता सॉरी एक वाइफ़ के पास कोई घर है, उसे सेल आउट करना चाहती है, उसका हस्बैंड कहता है कि जो तुमने बाहर बेचना है, वो तुम मुझे ही दे दो, मैं फेयर मार्केट वैल्यू पे तुमसे खरीद लेता हूँ। अब उसने उससे ले लिया, पैसे ले लिए। अब अगर आप ये भी उस अब जो घर आया उसके पास, उसके हस्बैंड के पास, उसने बाकायदा प्रॉपर वैलिडेट कंसिडरेशन देके अपनी वाइफ़ से खरीदा, तो अब वो एसेट उसके हस्बैंड का बन गया और आगे वो अगर उसे रेंट पे दे देता है, जो उससे इनकम हासिल होगी, वो उसके हस्बैंड की इनकम कहलाएगी, वो उस वाइफ़ की नहीं कहलाएगी। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लाउज़ ए ऑफ सबसेक्शन 5 ट्रांसफर, मतलब वो कह रहे हैं कि सबसेक्शन 5 के क्लाउज़ ए के पर्पस के तहत ट्रांसफर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज़ अ वो कह रहे हैं कि एक ट्रांसफर जो है वो एडिकेट कंसिडरेशन के तौर पर किया हुआ तब कंसीडर नहीं होता, अगर ट्रांसफर हैज़ प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लोन और अदरवाइज़ टू द ट्रांसफर डायरेक्टली विद द फंड और द एक्विजिशन ऑफ द एसेट। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को एसेट तो ट्रांसफ़र किया है, लेकिन वो ट्रांसफ़र एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए उसने उसको लोन दिया ट्रांसफ़री को, कि उसने खुद उसे पैसे प्रोवाइड किए कि ये पैसे लेके आप मुझसे ही एसेट ये ख़रीद लो। तो अब इस सिचुएशन में जो उसने उसको खुद ही मनी प्रोवाइड की उससे एसेट खरीदने के लिए ट्रांसफ़री ने वो एडिकेट कंसिडरेशन नहीं कहलाती। और जब वो एडिकेट कंसिडरेशन नहीं कहला रही तो इसका मतलब ट्रांज़ैक्शन वैलिड नहीं है। और सॉरी, और ट्रांज़ैक्शन वैलिड नहीं है तो जो एसेट है वो स्टिल ट्रांसफ़रर के नाम पे ही है, जो इससे इनकम हासिल हो रही है वो भी ट्रांसफ़रर की ही है। इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि एक फ़ादर हैं, उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा एसेट हैं। उन्होंने अपनी उन एसेट के उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा एक पूरा प्लाज़ा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो शॉप्स हैं जो कि सारी रेंट पे हैं। उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो रेंट हासिल हो रहा है और वो वो रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा बन रही है, तो जितनी ज़्यादा इनकम बन रही है, ज़ाहिर है उतनी ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी और उतना ज़्यादा उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो ज़रा चालाकी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने ही बच्चों को, अपनी बीवी को और अपने जो है वो बहन-भाइयों को लोन देते हैं कि भई आप जो है वो मुझसे ना ये शॉप्स वग़ैरह ख़रीद लो, वक़्ती तौर पर इसमें मतलब उनसे उनके उनके नाम पे कर देता है वो बंदा, ये शो करने के लिए कि मेरी तो इतनी रेंटल इनकम है ही नहीं। अब एफबीआर अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि भई ऐसा तो नहीं है, इसने तो ये लोन दे के उनको दे के पैसे अपने नाम पर करवाई हैं, उनके नाम पे करवाई हैं ताकि इसको ये इसके इसके नाम पे ये एसेट ना डिक्लेयर हो सकें, तो ना इसकी इतनी इनकम बने, ना इसको इतना टैक्स पे करना पड़े। यानी इसने टैक्टिक्स की हैं, टैक्स एविज़न की है। तो अब इस सिचुएशन में वो कहते हैं कि ये ऐसी ट्रांज़ैक्शन भी वैलिड ट्रांज़ैक्शन ही होती, और अब भी जो इनकम हासिल हो रही है, वो उसी बंदे की है, उसी सेठ की है जिसने अपनी अ मिसरिप्रेज़ेंटेशन की है, धोखाधड़ी से ये अपने शॉप्स आगे किसी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर की हैं ताकि वो टैक्स लायबिलिटी से बच सके। सो आई होप विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सबसेक्शन 7 कहता है कि सबसेक्शन 5 डज़ नॉट अप्लाई वेयर द ट्रांसफर फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एसेट बाय वे ऑफ द रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन इन द रेलेवेंट रिकॉर्ड एंड द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज़ द इनकम ऑफ द ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। वो कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांसफर कोई बाकायदा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन रिकॉर्ड शो ना कर सके ट्रांसफ़र का, उसके पास रिकॉर्ड ही ना हो कि भई ये एसेट अब मेरे पास से नहीं रहा, मैंने किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना हो, कोई म्यूटेशन रिकॉर्ड ना हो, मतलब सेल डीड, कोई एग्रीमेंट वगैरह ना हो, कोई रजिस्ट्री वगैरह ना हो, कि जो कोई वैलिड एविडेंस हो जो कि साबित करे कि अब ये एसेट इसके पास नहीं रहा बल्कि उसने ट्रांसफ़री को दे दिया है। तो जब उसके पास कोई प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होता, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता, ये शो करने के लिए कि एसेट इसके नाम पे नहीं रहा, तो अब इस तरह के एसेट से जो इनकम हासिल होती है वो स्टिल ट्रांसफ़र की ही इनकम होती है। अब फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन अ ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज़, अब वो कह रही हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जो एसेट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट रेवोकेबल तब कंसीडर होता है, मतलब जो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की रेवोकेबल ट्रांज़ैक्शन तब कंसीडर होती है कि ये रेवोकेबल ही मतलब ये ऐसी ट्रांज़ैक्शन के थ्रू एसेट रेवोकेबल ट्रांज़ैक्शन के थ्रू ये एसेट ट्रांसफ़र हुआ है, वो तब होता है जब ये कंडीशन पूरी हो जाए।
इफ देयर इज एनी प्रोविजन ऑफ अ रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट टू द ट्रांसफर, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन डीड के अंदर उसने ट्रांसफर में कोई ऐसा क्लाउज, कोई ऐसी प्रोविजन मेंशन की थी कि ये एसेट जो है वो मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तौर पर मेरे पास कुछ टाइम के बाद ये एसेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर तो उसने ऐसी कोई क्लाउज़ लिखी हुई थी अपनी ट्रांसफ़र डीड के अंदर, ट्रांज़ैक्शन डीड के अंदर, तो वो फिर रेवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट कंसीडर होती है वो ट्रांज़ैक्शन। प्लस ये कि द ट्रांसफरर हैज़ इन एनी वे द राइट टू रिज़्यूम पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर द होल और एनी पार्ट। इसी तरह अगर उसने कोई ऐसी क्लाउज़ उस ट्रांज़ैक्शन के अंदर, ट्रांसफ़र डीड के अंदर लिखी हुई है कि भई मेरी जो है वो ओवरऑल जो ये ट्रांसफ़र एसेट है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर इसके पार्ट में कोई इसने अपनी कोई पावर वग़ैरह रखी हुई है, जैसे कि उसने अपना घर अपने भाई को पोसेशन में दे दिया उसकी, लेकिन उसने ये रखा हुआ है कि भई इसके जो इनकम हासिल होगी वो मेरे पास ही रहेगी, मतलब राइट टू रिटेन द इनकम रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी स्टिल उसने अपने पास ही रखा हुआ है, तो वो भी रेवोकेबल ट्रांसफ़र ही कहलाता है, रेवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट ही कहलाएगा। एंड माइनर चाइल्ड शैल नॉट इंक्लूड अ मैरिड डॉटर, माइनर चाइल्ड के अंदर मैरिड डॉटर नहीं आती। इट्स अ कॉमन सेंस पॉइंट कि ज़ाहिर-सी बात है कि जो बच्ची जिसकी शादी होने के लिए आपका मेजर होना ज़रूरी है, वरना वो तो ऑफ़ेंस है, वो तो चाइल्ड मैरिज है, तो वो तो ऑफ़ेंस है, तो वो कह रहे हैं माइनर चाइल्ड जो है वो उसमें मैरिड डॉटर नहीं आएगी। एंड ट्रांसफ़र में चीज़ें कौन-सी शामिल होंगी? डिस्पोज़िशन, मतलब आपने आगे किसी पर्सन को डिस्पोज़ कर दिया अपनी प्रॉपर्टी। सेटलमेंट, मतलब आपके ऊपर कोई आपकी कोई आपने कोई डेब्ट पे करना था और उसमें आपने कोई सेटलमेंट कर ली किसी के साथ, कोई प्रॉपर्टी उसको दे दी अपनी, तो सेटलमेंट भी ट्रांसफ़र में आ जाती है। ट्रस्ट भी ट्रांसफ़र में आता है कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी आगे वक़्फ़ कर दी किसी को, वो भी ट्रांसफ़र है। कोवेनेंट एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, इसी तरह कोई मुआहदे वगैरह होते हैं तो वो भी ट्रांसफ़र के अंदर ही आ जाते हैं। सो ये आपके पास सेक्शन 90 था, आई होप इट विल बी क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सेक्शन 91 जो कि कहता है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड यानी माइनर चाइल्ड की इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का क्या क्राइटेरिया है, वो सेक्शन 91 के अंदर बताया गया है। इसके टोटल 2 सब सेक्शन हैं। वो कह रहे हैं कि एनी इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फॉर अ टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिज़नेस। वो कह रहे हैं कि अगर किसी टैक्स ईयर में किसी माइनर चाइल्ड को कोई इनकम हासिल हो रही है ना, तो वो कौन से हेड में फ़ॉल करेगी? वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस के हेड में फ़ॉल करेगी। मतलब जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस का जो टैक्स रेट का स्लैब है, उस पर जो क्राइटेरिया परसेंटेज बताई हुई है टैक्स लगाने की, उस हिसाब से आपने माइनर चाइल्ड की इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज़ द इनकम ऑफ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड विद द हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम फॉर दैट ईयर। और ये क्लब होगी उसके उस माइनर चाइल्ड के अपने उस पेरेंट की इनकम के साथ जिसकी उस टैक्स ईयर के अंदर हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम होगी। अब पेरेंट बेसिकली एक प्लूरल टर्म है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मदर एंड अ फादर। सही है? पेरेंट इज़ अ पेयर, पेयर ऑफ व्हाट? पेयर ऑफ मदर एंड फादर। सो वो कह रहे हैं कि अगर उस माइनर चाइल्ड ने टैक्स ईयर में कोई इनकम ड्राइव की, तो वो इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड पे जो टैक्स रेट चार्ट की स्लैब है उस हिसाब से आपने उस पर टैक्स लगाना है। प्लस वो इनकम क्लब हो जाएगी उस माइनर चाइल्ड के अपने उस पेरेंट की इनकम के साथ, टैक्सेबल इनकम के साथ, जिस पेरेंट ने उस टैक्स ईयर में ज़्यादा टैक्सेबल इनकम ड्राइव की होगी। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ कर लें कि माइनर चाइल्ड की इनकम है टैक्स ईयर के अंदर 2 लाख। लाख बथेरी लाख काफ़ी है, ठीक है? लाख है उस बच्चे की। और आगे से जो उसके पेरेंट हैं, उनमें से दोनों पेरेंट की जो इनकम है, एक मदर की इनकम है, मदर की इनकम फ़र्ज़ कर लें, मदर की इनकम जो है वो 3 लाख है और जो फ़ादर की इनकम है वो 7 लाख है, ठीक है? तो अब जो है आप देखें दोनों पेरेंट में से ज़्यादा हाई टैक्सेबल इनकम किसकी है? फ़ादर की है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो क्लब हो जाएगी उसके फ़ादर की इनकम के साथ, 8 लाख हो जाएगी और अब फ़ादर की रिटर्न में उसका जवाब दिया जाएगा माइनर चाइल्ड की इनकम का और 8 लाख पे जो टैक्स बनता है वो होगा। यानी आप फ़र्ज़ कर लें कि 6 लाख तक तो फिर एग्ज़ैम्प्ट था, 2 लाख पे जो है वो आपने 15% निकालना है, जो बनेगा वही जो है वो इन्होंने टैक्स देना है। अब सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम अ बिज़नेस एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड थ्रू एन इनहेरिटेंस। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर कोई इनकम ड्राइव हुई है चाइल्ड को इनहेरिटेंस के वे के थ्रू, तो उस इनकम के ऊपर सबसेक्शन 1 का जो प्रिंसिपल है, फार्मूला, रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर कुछ इस ये होता है हमारे के कुछ
जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको अपने कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत अज़ीज़ होते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिबा या गिफ्ट कर देते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। तो उसने क्या होता है कि अगर एक ग्रैंड पेरेंट है, कोई दादा है, उसकी डेथ हो गई है और अब उसकी इनहेरिटेंस में पहले जो उसके नियरेस्ट किन हैं, यानी उसके जो अपने बच्चे हैं, उनको विरासत में हिस्सा मिलना है, तो उसने अपने किसी पोते के नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में कर दी, गिफ्ट की हुई है। तो अब जो उस गिफ्ट के थ्रू उस बच्चे को जो प्रॉपर्टी आई है इनहेरिटेंस के थ्रू, जो उसको इनकम मिली है या कुछ जो इतना से खैर प्रॉपर्टी उसके नाम पर आई है, वो जितनी भी मालिक की है, अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगना है, या उस अगर उसने कोई पैसे दिए हैं, तो अगर उस इनहेरिटेंस के थ्रू जो उस बंदे को बच्चे को पैसे वग़ैरह मिले हैं ना, वो जो है उसके ऊपर आपने ये सबसेक्शन 1 के प्रिंसिपल के हिसाब से टैक्स नहीं लगाना। और इनहेरिटेंस वैसे भी प्रैक्टिकली डायरेक्ट वेल्थ में आता है बंदे का, वो इनकम में शो होता भी नहीं है जिसके ऊपर आप पे टैक्स लगे। वो डायरेक्ट उस बच्चे ने की रिटर्न में वेल्थ में ही शो होगा। डायरेक्ट ही वो वेल्थ में शो होता है। अब यहाँ पर वैसे ये पॉइंट डिस्कस करने वाला तो नहीं है, लेकिन एज़ अ लॉयर एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिस में आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो। कि हिबा वैसे तो हम लोग जब पढ़ते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, तो वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि भई आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी चाहे गिफ्ट कर दो। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं। इसी तरह केस लॉज़ जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें भी हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि अगर बाज़ लोगों ने हिबा किया होता है सारा का सारा अपने लड़कों के नाम, लड़कियों को कुछ भी नहीं दिया हुआ होता। इसी तरह बाद लोगों ने हिबा किया होता है और अपने किसी दूर-दराज़ के रिश्तेदार के नाम और अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया होता। या किसी ने जो है वो हिबा किया हुआ है, वैसे ही जनरली बच्चों को भी दिया हुआ है, किसी बंदे को भी दिया हुआ है, गिफ्ट में दिया हुआ है। लेकिन वो जो हिबा है उसकी, उस बंदे की जिसने हिबा किया हुआ है ना, उसकी टोटल जायदाद के 1/3 से ज़्यादा है। तो होता क्या है, लोग इस हिबा को चैलेंज कर लेते हैं। पहले सिचुएशन में जहाँ पर लड़कों को दिया हुआ है, लड़कियों को कुछ भी नहीं दिया हुआ और गिफ्ट का नाम बना दिया है, तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है वो एक बंदे का जो इन्हेरेंट राइट है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उस लड़कियों का जो कि कानूनी उनका हक है, उसको उनसे उनको डिप्राइव किया हुआ है। तो वो तो वैसे ही एक इनवैलिड ट्रांज़ैक्शन होती है कि आप किसी पर्सन को उसकी जो उसका हक है, सिक्योर है कुरान में, इस्लाम में, लॉ में, उससे आप उसे डिप्राइव नहीं कर सकते। तो वो भी हिबा चैलेंज हो जाता है और उसको भी नल एंड वॉइड कोर्ट डिक्लेयर कर देती है। वी हैव अ लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट। नाउ आई हैव नो रिकलेक्शन अबाउट प्रॉपर साइटेशन, लेकिन ऐसा है कि वो चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं और कोर्ट ने उन्हें नल एंड वॉइड इस तरह के हिबा को किया हुआ है। सेकंड केस मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मैंने ये डिस्कस किया कि अपने दूर के रिश्तेदारों को दिया होता है और अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया होता। तो वहाँ पर भी वो उनका इन्हेरेंट राइट है, उनका कानूनी इस्लामी तौर पर ये हक है कि उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता विरासत के हक से। तो वो भी चैलेंज कर देते हैं और इस हिबा को भी कोर्ट जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है। थर्ड सिनेरियो ये है कि जहाँ पर हिबा जो कि आपको करना भी चाहिए कि भई इतना ही करना चाहिए कि विरासत में वसीयत में भी आप किसी को अपनी जायदाद का 1/3 ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। प्रैक्टिकल वे यही है कि आप हिबा में भी इतना ही देकर जाओ, ताकि वो फिर हिबा सिक्योर होता है, उसे कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि वो आपने एक लिमिट में रहकर दिया होता है, तो उसे कोई अगर वो चैलेंज कर भी दे, तो उसके फ़ेवर में वर्डिक्ट यानी डिसीजन आने की गारंटी नहीं होती। क्योंकि वो आपने जो इस्लामिक लिमिट है, लीगल लिमिट है, उसके अंदर रह के ट्रांसफ़र किया हुआ है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे ज़हन में आ गया, तो मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ कि विरासत का जो आपका है ना वो हक है। चाहे आप किसी भी जेंडर में फ़ॉल कर रहे हो, विरासत आपका कानूनी हक है, इस्लामी हक है, आपको इससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ 3 सिचुएशन है जहाँ पर एक चाइल्ड को उसकी विरासत के हक से महरूम किया जा सकता है। नंबर 1 तो वो कि अगर आप अडॉप्टेड चाइल्ड हो, ठीक है? अडॉप्टेड चाइल्ड का जो है वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट की विरासत में किसी किस्म का कोई कानूनी हक नहीं है। सेकेंडली, अगर आप इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, यानी कि अगर आप लीगल नहीं, आप जायज़ औलाद नहीं हो अपने माँ-बाप की, तो तब भी आपका अपने माँ-बाप की औलाद में विरासत में हक नहीं है। आपका राइट ऑफ मेंटेनेंस तो है,
लेकिन आपका इनहेरिटेंस राइट नहीं है। ये आपके लेजिटिमेसी की वजह से आपको इस हक से महरूम रखा गया है। थर्ड सिचुएशन जहाँ पर आपका विरासत के हक से आप महरूम हो जाते हो, वो ये है कि अगर आपने अपने पेरेंट में से किसी का कत्ल किया हुआ है, ठीक है? या जिससे आपको विरासत में हिस्सा आना था, आपने उसका मर्डर किया हुआ है। एज़ पर सेक्शन 317 ऑफ द पीपीसी 8060, अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो, यानी जहाँ से आपको विरासत जहाँ से आपको मिलनी थी, आप बेनिफिशियरी थे उसमें, उस विरासत में आपने अपने जिससे आपको मिलनी थी उसका आपने मर्डर किया हुआ है, तो अब इस सिचुएशन में आप डिबार्ड हो जाते हो, अब आपका कोई हक नहीं, क्योंकि एज अ मैक्सिमम ऑफ अ लॉ नोबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। कोई भी बंदा अपनी गलत चीज़ का उसे एडवांटेज नहीं दिया जाएगा। तो अगर अब आप देखा जाए, आपने मर्डर किया हुआ है कि भाई कल की तकसीम होती हुई जायदाद आज तकसीम हो जाए, मुझे फौरी तौर पर मिल जाए कि भाई मेरा विरासत का हक तो है। तो अब इस सिचुएशन में आप कर भी देते हो अगर कत्ल, तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे लोगों को मिल जाएगा, आपको सिर्फ पेनल्टी मिलेगी। तो नाउ चॉइस इज़ योर। वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो आपकी ये दुनिया में भी आपके लिए फिर ये सज़ा है, और आखिरत में फिर आपने एक तो कत्ल करना ही वैसे इतना बड़ा गुनाह है, फिर सके माँ बाप का, तो वो तो और भी बड़ा गुनाह है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 92। वैसे तो वो जो बात मैंने अभी डिस्कस की उसका एज़ पर इनकम से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर दी कि अगर कोई वीडियो लेक्चर सुन रहा हो और उसका ना इसके हवाले से उसको आइडिया हो, तो उसकी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 92, जो कहता है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जब आप लोग एओपी की किसी पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न सबमिट कर रहे हो, तो अगर तो आपने सेक्शन 92 पढ़ा होगा, तो आपको उसकी टोटल इनकम एओपी की और टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने का पता होगा कि मैंने किन क्राइटेरिया के तहत इस एओपी की टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, कौन सी इनकी इसकी एग्जेम्प्टेड है, मतलब किस इनकम पर मुझे टैक्स वगैरह नहीं पे करना। अगर तो आपको पढ़ा ही नहीं होगा आपको, तो आप फिर रिटर्न किस तरह सबमिट करोगे? तो लिहाजा सेक्शन 92 आपने बड़े ध्यान से सुनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 92 कहता है, सबसेक्शन 1 स्टेट दैट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लाइबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द member of the association and where the association of person। सो पहली पॉइंट की अगर मैं क्लियर करूँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई एओपी के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो सेपरेट है एज कम्पेयर टू द मेंबर ऑफ द एओपी। द मेन रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस प्रूडेंस इज दैट कि एओपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इंडिविजुअल आपको पता है एक नेचुरल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर अपनी टैक्स लाइबिलिटी है, और एओपी के जो मेंबर्स हैं यानी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन पर अपनी टैक्स लाइबिलिटी है। मतलब उन्होंने अपनी एओपी ने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना है और मेंबर ने अपनी, मतलब ये नहीं है कि अगर एओपी के मेंबर ने अपनी रिटर्न जमा करवा दी है, तो एओपी ये नहीं कहेगी कि भाई उन्होंने रिटर्न जमा करवा तो दी, अगर उन्होंने टैक्स पे कर दिया है तो एओपी ये नहीं कहेगी कि भाई उन्होंने टैक्स पे कर तो दिया। अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं, अपनी रिटर्न जमा करवा भी रहे हैं, एओपी अपनी एओपी मतलब आप ऐसा मेंबर हो एओपी के, आपने अपनी अपनी रिटर्न जमा करवा दी, अब आप कहते हैं भाई हमने उस अपनी रिटर्न में अपनी एओपी से जो इनकम हासिल हुई है उस पर टैक्स दे तो दिया, अब हमें एओपी की रिटर्न जमा करवाने की क्या ज़रूरत है। ये मैं इसलिए भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट आते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई हुई होती है, जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप बनाई हुई होती है, एओपी बनाई हुई होती है। वो अपनी रिटर्न जमा करवाने के बाद ये जुलाई से लेकर सितंबर तक, जो कि मेजोरिटी टाइम अक्टूबर तक डेट एक्सटेंड हो ही जाती है, इन 4 महीनों के अंदर वो अपनी रिटर्न जमा करवाने के बाद जब दिसंबर में उनका कंपनी का आता है रिटर्न जमा करवाने का टाइम पीरियड, उन्हें मेल पे नोटिस आ जाता है कि अपनी रिटर्न जमा करवाएँ, तो वो अपने वकीलों का दिमाग खाते हैं कि भई हमने रिटर्न जमा करवा तो दी थी, अब ये कौन-सी रिटर्न है? फिर हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भई ये वो आपकी रिटर्न थी एज़ अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर, और ये आपकी जो आपने बिज़नेस एंटाइटी यानी जो आर्टिफिशियल पर्सन फ़ॉर्म किया है कानून की सेंस में, वो पर्सन है ना आर्टिफिशियल पर्सन एओपी कंपनी, ये उसकी रिटर्न है कि वो उस एओपी ने उस कंपनी ने जो पूरा साल के अंदर कमाया है, जितना उसने इनकम ड्राइव की है, उस अब उसने अकाउंटेबल होना है उस इनकम पर कि वो उस पर टैक्स पे करे। तो वो उसकी रिटर्न होती है। सो बहुत ज़रा लंबी चली गई, तो यहाँ पर भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि एओपी की लायबिलिटी जो है वो टैक्स लायबिलिटी वो सेपरेट है उसके एओपी के मेंबर से। यानी एओपी के मेंबर ने अगर अपनी रिटर्न जमा करवा दी है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एओपी ने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवानी। अगर उन्होंने टैक्स जमा करा दिया है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एओपी ने टैक्स जमा नहीं करना। एंड वेयर द एसोसिएशन ऑफ पर्सन
Okay, and where the association of person has paid the tax amount received by a member of the association, the capacity of the member out of the income of the association shall be exempt from tax. So वो कह रहे हैं कि AOP के मेंबर ने AOP से जो उनको उनका शेयर मिला, इनकम ड्राइव हुई, उस इनकम के ऊपर जब AOP के मेंबर ने टैक्स पे कर दिया, तो जब AOP ने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, तो जो शेयर जिस उसने अपनी इनकम में से अपने मेंबर्स को पे किया और उन्होंने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, तो अब वो इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, यानी उस इनकम पे एक दफ़ा टैक्स पे हो चुका है। अब एओपी ने अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए उसी इनकम पर दोबारा टैक्स पे नहीं करना। इसको मैं प्रॉपर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, क्योंकि इस तरह तो आपको क्लियर नहीं होने वाला। अब यहाँ पर आप फ़र्ज़ करें कि एओपी ने जो इनकम हासिल की, टोटल एओपी की इनकम थी, टोटल एओपी की इनकम हासिल हुई है टैक्स ईयर के अंदर 15 लाख, ठीक है। इसमें से उसने 10 लाख जो है वो अपने मेंबर्स के अंदर डिवाइड कर दिए और 5 लाख जो है वो उसने अपने बिज़नेस में ही रिटेन रखा, क्योंकि आगे भी एओपी को बिज़नेस करना था। 10 लाख उसने अपने मेंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उस 10 लाख पर उसके मेंबर्स ने अपनी-अपनी रिटर्न के अंदर टैक्स पे कर दिया। तो अब जब कंपनी अपनी रिटर्न जमा करवा रही है, तो वो जो 10 लाख है वो एग्ज़ेम्प्टेड इनकम है। यानी कंपनी की वो टोटल इनकम में 15 लाख तो है, लेकिन उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख है। उसमें से ये जो 10 लाख है वो एग्जेम्पशन वो क्लेम कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे हुआ है। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए एओपी सिर्फ 5 लाख के वाले से अकाउंटेबल है। इट्स नॉट अकाउंटेबल अबाउट 10 lakh विच दे पे टू देयर मेंबर एंड देयर मेंबर ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन इट. So we do not impose a double tax liability on the same income. I think that point will be clear all of you. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोवाइडेड वगैरह। प्रोवाइडेड दैट इफ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन इज अ कंपनी। मैं ये पूरा सेक्शन आपको समझाने के बाद, रीड आउट करने के बाद, इसको पूरा एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, ताकि जब आप कंपनी एओपी की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आपके माइंड में हो कि किस तरह हम लोगों ने इसकी टोटल इनकम एओपी की और टैक्सेबल इनकम को डील करना है, क्योंकि ये सेक्शन 92 बेसिकली इसी का ही फॉर्मूला बता रहा है कि हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ द एओपी. सो प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो क्या कहता है, वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन इज अ कंपनी। वो कहते हैं एओपी का अगर एक मेंबर जो है वो कंपनी है, द शेयर ऑफ सच कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड द कंपनी शैल बी टैक्स सेपरेटली एट द रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर. सो वो कह रहे हैं कि जो कंपनी को जो उसने शेयर दे दिया है ना एओपी ने अपनी इनकम में से, वो उसकी टोटल इनकम जब हम एओपी की कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम वो शेयर हम लोगों ने एक्सक्लूड कर देना है, और जो कंपनी ने अपने उस शेयर के ऊपर अब टैक्स देना है वो सेपरेटली देना है और उस रेट के हिसाब से देना है जो कि कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी अंडरस्टैंड इट. अगर आप फ़र्ज़ कर लो कि उस कंपनी की जो 15 लाख इनकम हासिल हुई थी, उसमें से जो उसका एक पार्टनर है वो मेंबर इंडिविजुअल है और एक मेंबर कंपनी है. उसने जो है वो 5 लाख अपने एक मेंबर इंडिविजुअल को दे दिए और 5 लाख उसने कंपनी को दे दिए. अब जो इंडिविजुअल है उसने अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए उस इनकम को ऊपर जो है वो टैक्स देना है इंडिविजुअल के हिसाब से, और जो कंपनी है उसने उसने हमें 5 लाख पे उस हिसाब से देना है. तो ये कंपनी एओपी की टोटल इनकम तो 15 लाख ही थी, लेकिन टैक्सेबल इनकम पे जो है वो जो उसने 10 लाख पे 5 कंपनी को दे दिए थे, 5 अपने इंडिविजुअल मेंबर को दे दिए थे, वो निकल जाएँगे. 5 लाख के वाले से वो यहाँ पर अकाउंटेबल है. उस पर ही उसने एओपी के ऊपर जो स्लैब लग रही है उस हिसाब से उसने टैक्स देना है. सो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोवाइज़ो क्या है? अच्छा, सेकंड प्रोवाइज़ो वो कह रही है कि अगर एओपी का कोई मेंबर है और उसका जो शेयर है, उसका जो उस मेंबर का जो शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, वो कह रही है कि जो एओपी का कोई मेंबर जो उसका शेयर है ना, उसकी जो टोटल शेयर रिसीव यानी जो टर्नओवर है जो उस पूरे साल में उसने कमाया है वो 300 मिलियन इससे ज़्यादा एक्सीड कर गया है उस टैक्स ईयर में या उससे पिछले किसी टैक्स ईयर में, तो वो जो अब कंपनी सॉरी एओपी अपनी जब रिटर्न जमा करवा रही है ना, तो ये जो टर्नओवर की अमाउंट है, ये जो 300 मिलियन उससे ज़्यादा है, वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होती. मतलब वो उन्होंने अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर कैलकुलेट करनी है एओपी ने अपना टैक्स जमा करवाते हुए. क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिट की है इन रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ ने, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो कि रिफाइंड है चार्टर्ड अकाउंट ऑर्डिनेंस के तहत, और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने जो कि रिफाइंड है कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंट के तहत. और इस बंदे ने यानी एओपी के मेंबर ने जब उस टाइम अपनी रिटर्न जमा करवाई है उस टाइम उसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये किस बंदे का
अपनी इस इन टर्नओवर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपनी रिटर्न के साथ उसने अटैच नहीं की थी, ये शो करने के लिए कि भाई किस एओपी का वो मेंबर है। अगर उसने ऐसा नहीं किया था तो अब इस सिचुएशन के अंदर उसका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा मालियत का है। जब एओपी अपनी रिटर्न जमा करवा रही होगी तो ये अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होगी, मतलब कि एओपी की ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट होगी और वो इसके हवाले से अकाउंटेबल होगी। अब एक्सप्लेनेशन है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लेरिफाई दैट इफ द इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज एग्जेम्प्ट एंड नो टैक्स इज पेएबल अंडर द ऑर्डिनेंस ड्यू टू दिस एग्जेम्पशन। मतलब कह रहे हैं कि अगर एओपी की इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है और कोई टैक्स उनके ऊपर पेएबल नहीं है, पे नहीं करना इस एग्जेम्पशन की वजह से, द शेयर रिसीव्ड इन द कैपेसिटी एज अ मेंबर आउट ऑफ द इनकम शेल रिमेन एग्जेम्प्ट। तो इसका मतलब ये कि जो वो ये सिंपल कहना चाह रहे हैं कि जो इनकम उन्होंने हासिल की एओपी ने, और वो इनकम अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, तो जो यहाँ से इनकम हासिल हो रही है इस एओपी के मेंबर को, वो भी इस एग्जेम्पशन की वजह से एग्जेम्प्ट ही होगी, मतलब उन्होंने भी उस इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना। सो आई होप ये पूरा सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो एग्जाम्पल सिंपल सी है, आप है कि एक कंपनी है, सॉरी एक एओपी है, फर्म है, एओपी है, उसके 3 मेंबर हैं जिसमें से एक कंपनी है। उस एओपी को टोटल प्रॉफिट जो हुआ है टैक्स ईयर के अंदर, जो उसकी टोटल इनकम है वो 20 लाख है। अब इसमें से 5 लाख जो है उसमें से 2.5 लाख का की इनकम उसने दे दी है, अपने शेयर दे दिया है अपने दोनों इंडिविजुअल मेंबर को, यानी 5 लाख उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 10 लाख उसने अपने कंपनी के मेंबर को दे दिया, क्योंकि उसकी परसेंटेज पार्टनरशिप डीड के अंदर जो उसकी परसेंटेज रेशो थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल मेंबर। हर एक शेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो एओपी में होती है वो परसेंटेज रेशो के हिसाब से होती है। उनकी थोड़ी परसेंटेज थी इंडिविजुअल मेंबर की, तो उस लिहाजा उन्हें 2.5 लाख मिले। इसकी ज़्यादा थी कंपनी की जो कि एओपी का मेंबर थी, इसलिए इसको 10 लाख मिले। अब जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट रह गया एओपी के पास, वो कितना बचा? 5 लाख। सो बेसिकली जो टोटल इनकम है एओपी की, जब आप उसकी रिटर्न जमा करवा रहे होंगे, उसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी। उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो कि उसने अपने मेंबर को दे दिया, और प्लस वो अमाउंट जो कि एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। ठीक है। अब वो जो उन्होंने कंपनी को और उस बंदे को दिया था, अमाउंट दी थी, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे तो करना ही है। टोटल इनकम में आप फ़र्ज़ कर लो कि जितना उसको उस ओवरऑल टैक्स ईयर के अंदर प्रॉफिट हासिल हुआ वो एओपी का टोटल इनकम है। अब उस प्रॉफिट में से उसने जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो भी शामिल है। उस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट के ऊपर उन्होंने कोई टैक्स पे कर दिया तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, वो भी शामिल है। और जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास ही रिटेन रखा, वो भी शामिल है। यानी कि टोटल 20 लाख अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल उनका जो है वो टोटल इनकम है। अब आ जाते हैं उसकी टैक्सेबल इनकम पर, क्योंकि जब भी हम रिटर्न जमा करवाते हैं हमने अपने टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता, हमने अपनी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करना होता है। तो अब इस एओपी की टैक्सेबल इनकम क्या है भाई? देखें, अब उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने इंडिविजुअल मेंबर को और जो है कंपनी को। इंडिविजुअल ने भी टैक्स पे कर दिया और कंपनी ने भी टैक्स पे कर दिया। अब जब वो जाएंगे तो उन्होंने उधर उनका पे टैक्स लिख देना है कि भाई ये इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। उन्होंने एग्जाम्पशन में जाके, जैसे कि हम बिज़नेस की रिटर्न जमा करवाते हैं और वहाँ पर हम अपने एक्सपेंसेस निकाल के अपनी टैक्सेबल इनकम को निकालते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहना है कि भाई ये तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो हमने उनको दे दिया था। तो जैसे ही हम ये अमाउंट 15 लाख मेंशन करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी टैक्सेबल इनकम 5 लाख। अब एओपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने 5 लाख रुपये से, यानी कि टैक्सेबल इनकम में से में शामिल है सिर्फ़ और सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कि उसने अपने मेंबर्स को, जो कि एओपी इंडिविजुअल हो सकते हैं, उनको पे कर दिया और वो इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। सो 5 लाख के ऊपर इसने टैक्स देना है, ये इसकी टैक्सेबल इनकम है। या आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा सेक्शन 92। नेक्स्ट सेक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।